अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट डे हम अपने बिजनेस के मास्टर प्लान को फॉलो करने लगे और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा और इसी के साथ साथ हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करके टारगेट रखते हैं कि इसको 13 मिनट्स के अंदर अंदर हम कंप्लीट करें। BMT BMT इज अ बिजनेस पार्टनरशिप owned बाय टू ब्रदर्स। एक बिजनेस पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप वैसे हम अकाउंटिंग में भी कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन्स आर द ओनर ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, दो से ज़्यादा बंदे, दो से ज़्यादा बंदे बिजनेस को ऑन करते हो तो वो पार्टनरशिप बन जाती है। दो ब्रदर्स इसको ऑन करते हैं। द ब्रदर्स रिसीव्ड गवर्नमेंट सपोर्ट व्हेन दे स्टार्टेड BMT 6 years ago। 6 साल पहले जब उन्होंने BMT को स्टार्ट करना था तो गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट दी थी। कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल एड हो सकती है, हो सकता है जगह प्रोवाइड की हो, मशीनरी दी हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस। BMT नाउ हैज 30 एम्प्लॉइज। 30 एम्प्लॉइज हमारे पास काफ़ी ग्रो किया। इट मीन्स ये 6 years में वो मेक हाई क्वालिटी वॉचेस बनाते हैं। द बिजनेस ट्राइज टू अचीव लीन प्रोडक्शन। बिजनेस का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि लीन प्रोडक्शन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली वॉचेस बना रहे हैं और लीन प्रोडक्शन के दो मेन पर्पस थे। लीन प्रोडक्शन उन मेथड्स का नाम है जिससे हम एफिशिएंसी को अचीव करते हैं। और लीन प्रोडक्शन के दो ऑब्जेक्टिव थे, वेस्टेज को मिनिमम करना है और क्वालिटी को इंश्योर करना है। हाई क्वालिटी वॉचेस हैं तो लीन प्रोडक्शन पहला तो जो हमें सपोर्ट करेगा वो ये होगा कि हाई क्वालिटी बनाने के अंदर हेल्प करेगा। दूसरा वेस्टेजेस, तो ऑब्वियसली वॉचेस बनाने में काफ़ी वेस्टेजेस होते हैं, मशीनरी की, लेदर की, टाइम की। अगर तो हैंडमेड है तो टाइम भी सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड ईच ईयर एंड इन 2019 डिमांड इंक्रीज की। ऑब्वियसली नज़र भी आ रहा है, 30 एम्प्लॉइज हो गए 6 सालों के अंदर तो बिजनेस ग्रो कर रहा है, डिमांड जो बढ़ रही होगी। एंड इन 2019 BMT सोल्ड 8,000 वॉचेस। उसने रिकॉर्ड भी बता दी कि 8,000 वॉचेस हमने सेल की हैं, कुड बी द हाईएस्ट रेवेन्यू। BMT makes some part for watches and all the other parts are imported। कुछ खुद बनाता है लेकिन काफ़ी कह रहा है कि इंपोर्ट किया जाता है, यानी रॉ मटेरियल्स काफ़ी इंपोर्ट करता है। BMT had to consider a number of factors including exchange rates when deciding whether to import part for watches। हमेशा बिजनेस के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो डोमेस्टिकली सप्लाईज ले लें या इंपोर्ट कर लें। जब इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कस्टम टैक्स, एक्सचेंज रेट, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो BMT ने भी ये डिसीजन लिया होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हाई क्वालिटी वॉचेस बनाना है तो रॉ मटेरियल भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए, इसलिए उसको बाहर से इंपोर्ट कर रहे होंगे। पार्ट ए करते हैं। आइडेंटिफाई टू रीजंस व्हाई गवर्नमेंट माइट सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप्स। इसमें भी दो रीजंस पूछ रहा है और कह रहा है कि मुझे बताएं कि गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगा बिजनेस स्टार्टअप्स को। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसी मार्केटिंग स्कीम हमें कह रही है, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए, कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि बिजनेसेस के दरमियान हेल्दी कंपटीशन हो, ताकि बिजनेसेस ज़्यादा होंगे तो वो फिर प्राइसेस को कम रखेंगे, इनोवेशन की तरफ ज़्यादा वो एफर्ट्स पुट करेंगे दूसरे बिजनेसेस से कंपेटिटिव एज हासिल करने के लिए। स्मॉल बिजनेसेस कैन ग्रो, आउटपुट इंक्रीज करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर करने के लिए, सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए। स्टेट टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अदर देन पार्टनरशिप: सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फ्रेंचाइज, सोशल एंटरप्राइज, चैरिटी, पब्लिक कॉरपोरेशन। इन्हें कुछ भी आ सकता है। इजी 2 मार्क्स, इजी 4 मार्क्स साइड से ऊपर वाला और ये वाला। अभी कह रहा है कि आई आउटलाइन टू डिसएडवांटेजेस ऑफ BMT बीइंग अ बिजनेस पार्टनरशिप। वेरी वेरी इजी मार्क्स। दो डिसएडवांटेजेस लिखने और इसके अंदर एप्लीकेशन लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज फिर अगले 2 मार्क्स वो नहीं लिखेंगे। पहला डिसएडवांटेज क्या होगा? डिस्प्यूट्स। ठीक है, अगर मैं डिस्प्यूट्स पे लिखूँ तो मैं डिस्प्यूट्स पे लिख सकता हूँ कि दोनों पार्टनर्स के दरमियान डिस्प्यूट हो सकता है वेदर टू इम्पोर्ट, जो अदर पार्ट्स को इम्पोर्ट करते हैं, वेदर टू इम्पोर्ट द पार्ट्स ऑफ वॉचेस और टू गेट इट फ्रॉम द डोमेस्टिक सप्लायर्स। इस पे डिस्प्यूट हो सकता है दोनों का। दूसरा डिसएडवांटेज हो सकता है लिमिटेड एक्सेस टू फंड्स। दो बंदे ओन करते हैं, कितने फंड्स लेकर आ जाएंगे? ऑन दी अदर हैंड अगर हम लिमिटेड कंपनी में देखें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में देखें, तो अगर हम जितने ज़्यादा शेयर्स इशू करते हैं उतने ज़्यादा फंड जनरेट कर सकते हैं। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ विदाउट मार्किंग स्कीम पर, मैं खुद पॉइंट्स बना रहा हूँ कि लिमिटेड फंड्स हैं और अगर बिजनेस
देखा जाए तो डिमांड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, और अगर बिजनेस में एक्सपैंड करना हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि फंड्स लिमिटेड, दो बंदे कितने ही फंड्स लेकर आ सकते हैं। आगे सीन पढ़ते हैं। हाँ, बड़ा एक मेन पॉइंट था अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कि यानी कि फॉर एग्जांपल ये किसी थर्ड पार्टी से लोन लेते हैं और वो लोन ये वापस से रीपे नहीं कर पाते, तो जो बैंक है, फॉर एग्जांपल इन्होंने लोन दिया था $10,000 का, और वो जो बैंक है वो बिजनेस के एसेट्स और जो पार्टनर्स है वो बैंक को लोन नहीं पे कर पाते, सोल ट्रेडर है वो बैंक को लोन नहीं पे कर पाता। बैंक आता है, बैंक पूछता है कि आपके पास कितने बिजनेस के एसेट्स बनेंगे, कहते हैं $2,000 के। बैंक कहते हैं पहले मुझे वो तो दें। जब वो दे देते हैं तो बैंक पूछता है बाकी 8,000, वो कहते हैं वो बिजनेस के पास तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बिजनेस तो दिवालिया हो गया। तो कहता है अच्छा ऐसी बात नहीं, आप पार्टनरशिप या सोल ट्रेड है ना, तो आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। आप ऐसा करें ना, हम जो $8,000 है ना अपनी पर्सनल एसेट्स लेके ग्रैब करेंगे, उससे कवर करेंगे, यानी कि वो पार्टनरशिप ये जो पर्सनल एसेट्स है उनकी जो घर गाड़ियाँ वगैरह उनको बैंक सेल कर सकता है अपना लोन रिकवर करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर तो लिमिटेड लाइबिलिटी हो तो बैंक कभी भी ऑनर के पर्सनल एसेट्स को हाथ नहीं डाल सकता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने लिखा हुआ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ईच one is responsible for the debt of other. So if business cannot pay its debt, there is a risk to the personal assets of each brother. ब्रदर का नाम लिया उसने तो यहाँ पे उसको एप्लीकेशन के मार्क्स मिल गया। फ्यूअर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो पॉइंट मैं कह रहा था, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चांसेस बहुत फ्यू होते हैं। रिस्ट्रिक्टिंग प्लान्स टू एक्सपैंड द वॉच बिजनेस एज द डिमांड इज इंक्रीजिंग, इसको यूं हम आगे ले बिठा सकते हैं। पॉसिबल डिसएग्रीमेंट्स सच एज वेदर टू इम्पोर्ट पार्ट्स, ये तो वैसे ही उसने पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद हम चले, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन टू वेज बीएमटी कुड अचीव लीन प्रोडक्शन। दो तरीके बता दें। पहला तरीका केजन हो सकता है, सेल्फ प्रोडक्शन हो सकता है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री हो सकता है, ठीक है। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में तो जस्ट इन टाइम नहीं काम कर सकता। जस्ट इन टाइम अगर मैं बताऊं कि जब आपको ऑर्डर आता है तो आप तब ही सप्लायर से रॉ मटेरियल्स को उठाते हैं। आप लेकिन इस बात को एक्सप्लेनेशन में बता सकते हैं ना कि जस्ट इन टाइम नहीं काम कर सकता। फिर केजन है, 30 एम्प्लॉयज उनको कंसिस्टेंटली ट्रेन करेंगे, उन्होंने कंटिन्यूअसली बेटर अपने आप को करना है, बेटर करना है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस को, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, उनको ट्रेन करें, उनका माइंडसेट डेवलप करें। इसमें जो 30 एम्प्लॉयज की बात है उसमें हमें एप्लीकेशन के मार्क्स मिल जाएंगे। पहली पॉइंट इसने लिखा जस्ट इन टाइम, ऑर्डरिंग पार्ट्स एज एंड व्हेन नीडेड फॉर द वॉचेस। सिर्फ ये लिखा ना कि सिर्फ तब ऑर्डर करें जब नीडेड फॉर द वॉचेस, सिर्फ ये लिखने पे वॉचेस का नाम लेने पे एप्लीकेशन के मार्क्स मिलेंगे, विच रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट। आगे फायदा बता रहा होता है विच रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट, इसमें आपको एनालिसिस के मार्क्स मिले, आप लिख सकते हो आगे। However, this might not be practical because it may not work when we are importing raw watch raw materials। लेकिन उसने केस के अंदर कहा था कि वो सारे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट नहीं करता। देखो उसने कहा था बीएमटी मेक्स सम पार्ट फॉर वॉचेस एंड अदर पार्ट्स आर इंपोर्टेड, तो कुछ पार्ट्स को वो इंपोर्ट नहीं करता। हर क्वेश्चन उसने बड़े ही आसान तरीके से लिखा है। उसने कहा जस्ट इन टाइम मतलब तब ऑर्डर करें जब आपके वॉचेस की ज़रूरत है, बनाने के लिए ज़रूरत है, जिससे आपकी स्टोरेज कॉस्ट कम होगी, ऑब्वियसली आपको ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं इंपोर्ट करनी पड़ेगी। दूसरा केस है which helps to eliminate mistakes and errors when making these high quality products। केजन कह रहा है कि केजन करें, केजन क्या है कि इम्प्लीमेंट करें अपने 30 जो एम्प्लॉयज हैं उसके अंदर की कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो एलिमिनेट करें मिस्टेक्स और एरर्स को व्हेन मेकिंग दिस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख भी देता हूँ, इस वाले को एक मैं लिख देता हूँ। BMT should implement the concept of Kaizen among its 30 employees so they make less mistakes and errors while during the production of high quality watches for optimum customer satisfaction
देखो मैंने खुद ही रेज कर दी, बढ़ा दिया क्वेश्चन को। या बीएमडी को इम्प्लीमेंट करें द कॉन्सेप्ट ऑफ केजर अमंग इट्स 30 एम्प्लॉइज। ये मैंने लिख दिया, मेरी एप्लीकेशन के मार्क्स यहाँ पे ही मिल गए हैं। तो सो दे मेक लेस मिस्टेक्स एंड एरर्स, इधर मुझे एनालिसिस के मार्क्स में टेक्निकली मेरे यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो गया आंसर, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा लिख रहा हूँ। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी वॉचेस, मैंने ये भी नहीं लिखा ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वॉचेस। पहली तो बात है, सबसे गंदा आंसर होगा जो लिखे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, गलत। उससे बेहतर होगा जो लिखेगा ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वॉचेस। इससे बेहतर होगा ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी वॉचेस, क्योंकि उसने खुद कहा कि हम हाई क्वालिटी वॉचेस बनाते हैं। और ऑप्टिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑब्वियसली हाई क्वालिटी होगी तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन होगी। दूसरा हम जस्ट इन टाइम का लिख सकते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ। BMT should implement just in time inventory and order raw materials only when needed for the production of high quality watches. Thereby, it will reduce storage cost and increase profits। अगर इस आंसर को हम पहले प्लान कर लें और फिर लिखें ना, तो ये बड़ी जल्दी लिखा जाता है, 2 मिनट की गेम है। पहले इसको साइड में प्लान कर लेना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि एप्लीकेशन भी है, एनालिसिस भी है, तो फिर इसको लिख लो। आखिरी क्वेश्चन ऑब्वियसली अब ये बीएमटी से रिलेटेड नहीं होगा। वो हमें कह रहा है कि डू यू थिंक द एक्सचेंज रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ बिजनेस टू कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग टू इंपोर्ट पार्ट्स फॉर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। देखो अब इसके अंदर एप्लीकेशन पता है क्या हो गया, एक तो सिंपल क्वेश्चन होना कि डू यू थिंक एक्सचेंज रेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स। लेकिन उसने कहा कि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए, तो क्या एक्सचेंज रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं। तो मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, एक्सचेंज रेट मैटर करता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट मैटर इसलिए करता है कि अगर आपका एक्सचेंज रेट वर्स हो जाए, ठीक है ना, अगर आपका एक्सचेंज रेट कंडीशन वर्स हो जाए तो उसकी वजह से आपकी जो रॉ मटेरियल्स है उसकी जो प्राइस होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगी। जब रॉ मटेरियल्स की प्राइस इंक्रीज करेगी तो फिर क्या होगा, हो सकता है आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करनी पड़े। जब इसकी इंक्रीज करनी पड़ेगी हो सकता है आपके कस्टमर्स जो है वो कॉम्पिटिटर्स की तरफ शिफ्ट कर जाए। लेकिन मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा साथ ही, सिंस हमारा प्रोडक्ट एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो इट इज वी हैव टू इंश्योर कि जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं उसकी जो क्वालिटी वो अप टू द मार्क हो, जिसके लिए हो सकता है कि हमें क्वालिटी को फोकस करना पड़े और एक्सचेंज रेट को इतना ज़्यादा फोकस ना करना पड़े। उसके बाद तीसरी बात हम लिख सकते हैं कि कस्टम टैक्सेस वगैरह भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दे कैन ऑल्सो ऐड टू आवर टैक्सेस। फिर हम डिलीवरी टाइम पे भी बात कर सकते हैं कि इंपोर्ट करेंगे तो डिलीवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा होगा, कि हम इसमें मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर दो रीजंस मिनिमम, तीन मैक्सिमम लिख के हम जस्टिफाई कर देंगे अपना आंसर। फॉर एग्जांपल मार्किंग सीन देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है एप्रिसिएशन इन नॉन एक्सचेंज रेट्स वुड मीन हैव टू पे लेस टू इंपोर्ट मटेरियल्स व्हिच वुड लोअर कॉस्ट, सो मे बी एबल टू लोअर प्राइसिंग टू प्रॉफिट मार्जिन। देखो फॉर एग्जांपल एप्रिसिएशन एक्सचेंज रेट, हमारा अपना जो एक्सचेंज रेट है फॉर एग्जांपल पीकेआर, वो डॉलर के अगेंस्ट महंगा हो जाता है। यानी कि अभी $1 फॉर एग्जांपल है 250 रुपीज़ का, लेकिन अब हमारा पीकेआर अप्रिशिएट कर देता है, अब हमारा जो हमें $1 है वो मिल रहा है 230 रुपीज़ का या 200 रुपीज़ का। अब जो पहले हमें चीज़ 250 रुपीज़ की मिल रही थी अब हमें 200 रुपीज़ की मिल रही है, तो यानी कि अब हमारी जो कॉस्ट होंगी वो कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम अपनी प्राइसेस को मजीद कम कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन ये अदर वे अराउंड भी है, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करता है तो एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट भी कर सकता है। अगर आज $1 250 का है तो कल $1 300 का भी हो सकता है। अगर 300 हो गया तो उसकी वजह से हायर कॉस्ट होगी इंपोर्टेड मटेरियल्स की, विच वुड मीन वी हैव टू इंक्रीज प्राइसेस विच कुड लोअर सेल्स। मैंने ये वाला पॉइंट पहले डिस्कस किया था, और ज़्यादा वैलिड भी यही वाला पॉइंट है। हम कभी भी इम्पोर्ट इसलिए नहीं करते कि हमारा एक्सचेंज रेट बेहतर हो जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा। हम इम्पोर्ट हमेशा स्केप्टिसिज्म के थ्रू ही करते हैं कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो होगा कि हमारा एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर सकता है, यूजुअली डेप्रिशिएट ही करता है। तो ये वाला पहला पॉइंट तो मैं ये लिखूंगा। दूसरा पॉइंट है
चेंजिंग रेट्स आर डिफिकल्ट टू प्लान फॉर। मैंने फॉर एग्जांपल अपना कैश फ्लो फोरकास्ट बनाना है, मैंने अपना बजट बनाना है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, मुझे क्या पता है कि आने वाले 6 महीनों में क्या रेट होगा। इट मे रिजल्ट इन हैविंग हायर कॉस्ट एंड बजट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बजट किया था कि यार मेरे 6 महीनों में जो डॉलर का रेट है वो 250 रहेगा, मैं 250 के हिसाब से इम्पोर्ट करता रहूँगा, कि वो अगले महीने ही 400 का हो गया डॉलर। तो मैंने जो सारा बजट बनाया होगा वो तो उसकी तो सारी वो उसकी तो सारी बैंड बच जाएगी। So it may result in higher cost than budgets. Other factors, the quality of parts materials जिसकी मैंने डिस्कशन की, as it may not be possible to obtain the resources locally। लोग आपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, तो लोकली आपको वो रिसोर्सेज ना मिल रहे हो जिससे आप उस हाई क्वालिटी को मेंटेन करोगे, तो हो सकता है फिर आपको इंपोर्ट ही करना पड़े। फिर इंपोर्ट टैरिफ्स के ऊपर बात करें, एज इट इंक्रीज द प्राइस, इंपोर्ट कोटास के ऊपर बात करें, कस्टम टैक्सेस के ऊपर बात करें, विच कैन इंक्रीज द प्राइसेस ओवर प्रोडक्ट, बिकॉज आपको ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा फिर बहुत ज़्यादा। जस्टिफिकेशन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, एज इट इज़ फॉर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। जस्टिफिकेशन में वो हमेशा जो एप्लीकेशन वाला पॉइंट होता है ना उसको डिस्कस करता है, ऊपर चाहे करे या ना करे नीचे जरूर करता है जस्टिफिकेशन में। एज इट इज़ फॉर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, एक्सचेंज रेट इज नॉट एज important as the materials, because customers may be willing to pay the higher price to get the right quality which could cover the financial impact of any exchange। बड़ा अच्छा पॉइंट था, मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि कह रहा है कि ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, तो इसकी वजह से अगर आपका एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट कर जाता है या आपको थोड़े से टैक्सेस वगैरह भी पड़ जाते हैं, तो हो सकता है इतना फर्क ना पड़े, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज भी कर देंगे तो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अमीर लोगों ने ही खरीदना है, और अगर थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगी तो उससे तो उनको इतना खास फर्क महसूस ना हो। फिर से बढ़ते हैं, सिंस इट इज फॉर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, एक्सचेंज इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द मटीरियल्स। मतलब मटेरियल टेक्निकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेटिंग द राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइसेस हेयर। एक्सचेंज रेट टेक्निकली इफेक्ट हमारी प्राइसेस को करता है, because customers may be willing to pay the higher price to get the right quality। अच्छी क्वालिटी हो सकता है वो राइट, अच्छी क्वालिटी के लिए वो ज़्यादा प्राइस भी पे कर सकते हैं, विच कैन ऑब्वियसली कवर द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एनी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस या चेंजेस। सो दैट्स ऑल, आवर पेपर इज कंप्लीटेड।